मूवी स्टार्ट होती है अंटार्कटिका में, जहाँ पर हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो बर्फ़ को खोद रहे होते, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ सैंपल्स चाहिए थे। लेकिन जैसे उनकी ड्रिल मशीन कुछ ज़्यादा ही अंदर चली जाती है, वहाँ का बर्फ़ टूटने लगता है। उनकी ड्रिल मशीन के साथ जेसन भी नीचे जाने लगता है, लेकिन फ्रैंक और जैक उसे बचा लेते हैं। और तभी जैक दूसरी साइड में छलांग मारता है, क्योंकि उनके सैंपल्स दूसरी तरफ छूट गए थे। और जैसे वो सैंपल्स लेके अगेन वापस इस वाली साइड जंप करता है, उसके पैरों के नीचे का बर्फ टूट जाता है। लेकिन वो ज़्यादा नीचे गिरता है, इससे पहले वो हथौड़ी को बर्फ में मारकर वही लटक जाता है। और उसके दोनों फ्रेंड्स उसे वहाँ से ऊपर ले लेते हैं, और वो देखती है कि पूरा का पूरा आइसबर्ग 2 टुकड़ों में टूट चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कैन में हम देखते हैं जैक को, जो कि एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बता रहा होता है कि आने वाले समय में धरती एक बर्फीला प्लेनेट बन सकती है, जो सब कुछ फ्रीज कर देगी। और जब वहाँ के पॉलिटिशियंस पूछते हैं कि अभी हमारे पास कितना टाइम और है, तो जैक बताता है कि इसे कई साल लग सकते हैं और इससे बचा भी जा सकता है। अगर वो फ्यूल्स के पॉल्यूशन को रोक ले तो सब ठीक हो सकता है, नहीं तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को इससे निपटना पड़ेगा। लेकिन जैक की बात सुनने के बाद पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, और लास्ट में वो भी बताते हैं कि ये बस एक अंदाज़ है, और एक अंदाज के अनुसार हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। और वो वहाँ पर मीटिंग को डिसमिस कर देते। उस बिल्डिंग के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और यहाँ पर रिपोर्टर्स भी होते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कभी भी इतनी ठंडी नहीं पड़ी थी। अब बाहर जाके एक टेरी नाम के आदमी से मिलता है, जो कि हवामान खाते में काम करता है। यहाँ पर टेरी भी जैक को बिल्डिंग में सुन रहा होता है, और उससे अग्री भी था क्लाइमेट चेंज को लेकर। कुछ दिनों बाद हम टेरी के हवामान खाते के ऑफिस को देखते। वहाँ का एक वर्कर देखता है कि एक जगह पर अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वो उसके सीनियर्स को बताता है, लेकिन उसका सीनियर उसे इग्नोर कर देता है। ये बताते हुए कि वो समुंदर का इलाका है, वह अक्सर ऐसा होता रहता है। और जब टेरी ऑफिस में आता है, वो उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जापान को, जहाँ पर बस एक नॉर्मल बारिश चल रही होती है, लेकिन अचानक से बारिश के बूंदों के साथ साथ बर्फ पे टुकड़े भी गिरना स्टार्ट हो जाए, जो कि गाड़ियों को भी तोड़ रहे थे और आदमियों को भी। उसके बाद हम अमेरिका का स्कैन देखते, जहाँ की रिपोर्ट के अनुसार अब तक का ये सबसे खतरनाक तूफान है, जो कि कई हज़ारों लोगों को मार चुका है। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स भी शॉक थे, क्योंकि उन्हें धरती के स्काई पे एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान नजर आ रहा था ऊपर से। उसी वक्त हम देखते हैं जैक का बेटा सैम एरोप्लेन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। उसके साथ उसका दोस्त ब्रायन और उसकी क्रश लारा भी होती है। और तभी उनका प्लेन एक तूफान से मिलता है। प्लेन का पायलट सबको सीट बेल्ट लगाने को बोलता है, और तभी प्लेन बहुत ज़ोरों से हिलने लगता है, जिससे सब बैग्स नीचे गिरने लगती है और इधर उधर घूमने लगती है। लेकिन ये तूफान कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चलता, और हम देखते हैं कि सैम ने डर के मारे लॉरा का हाथ पकड़ रखा है, तो वो अब उसे छोड़ देता है। और जब वो न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, वहाँ सैम को बर्ड्स का वेस्ट की तरफ जाना कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से भाग रहे, और सेम टाइम पर बाकी जानवर को भी कुछ अजीब सा लगता है। मतलब वो जंगल के कुछ और कुछ जो पिंजरे में थे, वो भी अजीब सी हरकतें करने लगती है। अजीब सा उनका बर्ताव हो जाता है, जैसे कि वो किसी चीज़ से डर रहे। सैम और उसके फ्रेंड्स कंपटीशन में काफ़ी अच्छा कर रहे होते, लेकिन सैम नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से एक दूसरे स्कूल का लड़का जेडी लॉरा पर लाइन मार रहा होता है। अब बाद में हवामान विभाग में टेरी नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है, तो वो जैक को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही था, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। और टेरी का सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था जितना जैक का था, क्योंकि जैक ऑफकोर्स एक साइंटिस्ट था, तो वो अपने सिस्टम में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी थ्योरी के अनुसार इस क्लाइमेट चेंज को कई हजारों साल लगने वाले थे, लेकिन वो गलत था। अब दूसरी तरफ मेन हवामान खाते का टेक्नीशियन बहुत बिजी था भाई कुछ काम करने में, वो काम छोड़कर कुछ और भी कर रहा था। लेकिन वहाँ का हाउसकीपिंग का आदमी उसे बताता है कि तुम्हें कॉल्स आ रही है। एक्चुअली वो कॉल एक रिपोर्टर्स की थी, जो बता रहा होता है कि येले में बर्फ के टुकड़े की बारिश हो रही है। वो टेक्नीशियन टीवी चेक करता है, वो देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो अपने बॉस को ये सब बताता है, और उसका बॉस जब तूफान चेक करता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा तूफान था। अगर हम जैक को देखते हैं, वो और उसके साथी न्यूज़ देख रहे होते हैं, जो बता रहे होता है कि येले में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है, और ये एक तूफान नहीं है, ऐसे बहुत से तूफान आ चुके हैं, और वो सब कुछ तबाह कर रहे होते हैं। लोग घबरा कर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां तक उस हवा के सामने टिक नहीं पाते, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी अब हिलने लगी थी। वहाँ का हवामान खाता भी अब इस तूफान के सामने थोड़ा ही टिकने वाला था। तभी वहाँ का प्रेसिडेंट सभी प्लेन्स को जल्द से जल्द किसी भी स्टेशन में लैंड करने को बोलता है, लेकिन 2 प्लेन्स इस तूफान की वजह से क्रैश लैंडिंग कर बैठते हैं। उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, जिसमें अचानक से ग्लोबल चेंज की रिपोर्ट को लेकर बात होने लगती है। टेरी की कंफर्मेशन और जैक के अनुमान के हिसाब से मतलब बिल्कुल एक क्लाइमेट चेंज एक नॉर्थ एटलांटिक करंट्स की वजह से हो रहा है। वहाँ पर के ग्लोबल वार्मिंग के पोलर्स आइस मेल्ट हो चुके हैं। ओ
ये भी बताता है कि ये बस एक शुरुआत है और अभी ये बहुत बुरा होने वाला है। इसके बावजूद भी क्लाइमेट चेंज बस एक संभावना थी प्रेसिडेंट्स के लिए, तो वो इसलिए जैक को बोलते हैं कि कोई प्रूफ लाओ। तो अब जैक का बॉस उसको 48 आवर्स देता है कोई प्रूफ ढूंढने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट को प्रूफ देकर कुछ फंडिंग ले सके। और अब फ्रैंक, जेसन और नासा की मेट्रोलॉजिस्ट जेनेट एक साथ काम करने लगती है। अब रिपोर्ट को सबसे अच्छा बनाने के लिए पूरे 24 घंटे तक जैक बिल्कुल नहीं सोता, और जब रिपोर्ट बनाने के बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लेता है, उस टाइम उसके टीम मेंबर्स कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि अगला आइस एज आने में अब सिर्फ 6 से 7 हफ्ते बचे। अगले दिन जैक को अपने बेटे सैम से फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क में फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जो रुकने का नाम तक नहीं ले रही। और जब कॉल कट होता है, उसे पता चलता है कि जेडी उन्हें अपने अपार्टमेंट में रुकने को ऑफर कर रहा होता है। उसके बाद जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बन चुकी है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट जैक को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ यूरोप में स्नो गिर रहा होता है, जो जल्दी से स्टॉप होगा ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा था उसको देख के, इसलिए कि रेस्क्यू टीम को रॉयल फैमिली को रेस्क्यू कराने के लिए भेजा गया था। लेकिन रास्ते में स्नो इतना ज़्यादा था कि स्नो की ठंडी की वजह से हेलीकॉप्टर्स की इंजन्स फ्रीज हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर्स क्रैश लैंडिंग कर बैठते हैं। लेकिन उनमें से कैसे भी करके एक पायलट बच पाता है, और जैसे वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने की सोचता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है, हवा की वजह से वो भी फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और जैसे टेरी को इंसिडेंट पता चलता है, वो जैक को हवान खाते के सीक्रेट कोड दे देता है, जिससे जैक का भी टेम्परेचर ड्रॉप देख सकता है और उसे एनालाइज भी कर सकता है। और अब हम न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 दिनों से नॉन स्टॉप बारिश चल रही होती है और हर तरफ पानी ही पानी फैल चुका था। अब कनाडा की सिचुएशन भी ऐसी होने वाली थी, क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी समंदर में और बहुत बड़ी बड़ी तूफान भी आ रहे थे। उन रिपोर्ट्स के अनुसार ये तो बस एक शुरुआत है, ऐसा दिखाया जा रहा था। सैम और उसके फ्रेंड्स टीवी पर ये रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। अब जेडी उन सबको बताता है कि उसे अपने भाई को लेने जाना है और तुम सब भी मेरे साथ में आ सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। लेकिन जब वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सिटी बिल्कुल जाम हो चुकी है और पानी भी बढ़ रहा है। इससे डरावनी चीज़ वहाँ के जो कि एम्प्लॉय देखते हैं कि जो अंदर भेड़िए थे वो भी अब पिंजरों से भाग चुके हैं। और सिटी के लगभग सभी लोग नेशनल लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ऊंची जगह थी। लेकिन एक भिखारी को वहाँ अंदर आने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसके साथ में एक डॉग भी था। वहाँ की गाड़ियाँ भी अब मूव नहीं कर सकती थी और अभी भी कुछ लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे। सैम और उसका ग्रुप भी लाइब्रेरी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन लॉरा उस कार में फंसी हुई महिला को नोटिस करती है और उनकी हेल्प करती है। लेकिन इस प्रोसेस में उसके पैर को चोट लग जाती है और तभी कहीं से तो एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती जो पूरी सिटी को पानी से ढक रही थी, जिससे हज़ारों लोग भी मारे जा रहे थे। सैम जल्दी से रोड की तरफ भागता है और लॉरा को जल्दी से लाइब्रेरी में ले आता है। सुनामी को लाइब्रेरी आने से पहले वो दोनों फर्स्ट फ्लोर भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैक अपनी कैलकुलेशंस फिनिश करता है और टेरी को कॉल लगाकर बताता है कि कनाडा, सिब्रिया और स्कॉटलैंड में बहुत तेज़ी से तूफान बन रहे हैं और वो तूफान बहुत जल्द बाकी जगह पर भी पहुंच जाएंगे। और टेरी को जैक ये भी बताता है कि उनका 6 से 7 हफ्तों वाला प्रेडिक्शन भी गलत था। नए आइस एज को आने में अब बस 48 आवर्स का टाइम बाकी है और अब वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो बस सब लोगों को बचाने की कोशिश कर सकते जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। उसी समय जैक को पता चलता है कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। उसी समय उसकी वाइफ लूसी भी उससे मिलने आ गई थी। न्यूयॉर्क में जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो सब लाइब्रेरी में ही थे, लेकिन किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो सैम एक टेलीफोन बूथ पर जाकर अपने पेरेंट्स को कॉल लगाकर बताता है कि वो ठीक है। दूसरी साइड से जैक पूछता है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, और सब जानने के बाद जैक सैम को ये भी बताता है कि वहाँ से बाहर मत निकलना, क्योंकि जो भी वहाँ से बाहर निकलेगा वो फ्रीज होकर मारा जाएगा। और तभी टेलीफोन वाले फ्लोर पर भी पानी भर जाता है और सैम को कॉल कट करनी पड़ती है। उसके थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी के बाहर से कुछ डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही थी, तो वो लोग देखते हैं और वहाँ पर एक कार्गो शिप होती है जो रास्ते में डूबी हुई गाड़ियों को तोड़ रही थी।